हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे पाश्चात्य कला की हो या भारतीय कला की या मूर्ति कला की या शास्त्रीय कला की। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए, सब सारा इतिहास जानने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। आज का जो टॉपिक है वो है ईरानी शैली, क्योंकि इससे पहले हमने पूरी कला को प्रागैतिहासिक काल से लेके और गए हुए अपभ्रंश काल तक हमने आपको वीडियोस उपलब्ध करा दी हैं। अब जब मध्यकाल में पाल और अपभ्रंश शैली का समापन हो जाता है, तो भारत में उसी समय में एक नई शैली का आगमन होता है। एक नई शैली का आगमन होता है जो कि ईरानी शैली के नाम से जानी जाती है। और आगमन किसके साथ होता है? तो मुगल वंश के शासकों के साथ होता है। यही आज हम जानेंगे। ईरानी शैली का के जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको लेके आई हूँ। और इसी के साथ आपको मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में कुछ प्रमुख पुस्तकें। हर वीडियो के लास्ट में आपको 4-5 या कुछ प्रमुख पुस्तकों के विषय में वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। अब हम बात करेंगे ईरानी शैली की। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले एक शब्द दिख रहा है, ईरानी शैली। इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है, आई कहाँ से? ईरान से। मतलब जो कला पद्धति, जो कला की टेक्निक थी, वो ईरान में जो चल रही थी, उसे ईरानी शैली के नाम से जाना गया। ठीक है। कब इसका समय पूछा जाता है? एक पॉइंट यहाँ मैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लाई हूँ आपको। पूरा मैं कहानी सुनाऊं कि यहाँ ये था वो था, वहां से क्वेश्चन आते नहीं है। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, बस उन्हीं का विवरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। बहुत छोटा सा विवरण है, तो ज्यादा आपको डिटेल में या उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और जो जानने की जरूरत है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे पुनरुत्थान काल को, है ना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल को, तो उसको पढ़ने के लिए ईरानी शैली को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका समय आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरानी शैली का समय क्या रहा 15वीं शताब्दी में। भारत में भी जब आप देखेंगे ना, तो ये 16वीं शताब्दी के मध्य इसका आगमन 15वीं में होता है, और 16वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण, या हम कह सकते हैं इसका मिश्रण होता है, और अन्य शैलियां विकसित होती हैं इसी के निर्माण से। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय कला जब अपने पतन की ओर थी, भारतीय चित्रकला जब अपने पतन की ओर थी, उसी समय भारत में एक और शैली का आगमन होता है, वो है ईरानी शैली। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जन्म या आरंभ कहाँ हुआ, हम देख लेते हैं। इसका जन्म मतलब ईरानी शैली का आरंभ कहाँ होता है, क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है, एक पॉइंट बनता है। समरकंद हिरात में ईरानी शैली का आरंभ होता है। एक नंबर बन गया, एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इससे ऊपर अभी कुछ नहीं आना। किस समय में आई, किस वंश में, तो ये याद रखना तैमूर वंश से संबंधित है इस शैली का। अब ये शैली क्या थी? ये शैली वो शैली जिसमें एक महीन रेखांकन और कुछ विशेषताओं को लेकर भारतीय कला से अलग शैली थी, जिसमें पशु पक्षी चित्रण, हम कह सकते हैं, निषेध थे। वहां पर कोई पशु पक्षी का चित्रण, किसी जीवित चीज का चित्रण नहीं होता था। केवल फूल पत्तियों और ज्यामितीय अलंकरणों का प्रयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पशु पक्षी और मानव का अंकन भारतीय कला से मिलने के बाद ईरानी शैली में होने लगता है। तो आपको याद रखना है किस वंश से संबंधित है। एक पॉइंट यहाँ या आपको मिल जाता है, तैमूर वंश से संबंधित है। और किसके समय में यह शैली, किसके समय की वजह से जानी गई, तो आपको यह भी याद रखना है, मिर्जा हुसैन बेगरा। ठीक है। मिर्जा हुसैन बेगरा जो तैमूर वंश का शासक था, इसके समय अपने चरम पर थी। समय क्या इसका था? 1480 से 1500 ईस्वी के मध्य ईरानी शैली समरकंद हिरात में अपने चरम पर थी, ना कि भारत में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। समरकंद हिरात में अपने चरम पर थी, और इसी समय भारत में आते हैं बाबर, युद्ध करते हैं। उन्हीं के समय में इस शैली का आगमन होता है भारत में, और उसी से अन्य शैलियां बनी हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब मिर्जा हुसैन बेगरा का ही एक दरबारी चित्रकार था, यह भी आपको याद रखना है। कितनी चीजें याद रखनी है ये ध्यान देना। कमालुद्दीन बेहजाद को आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? कमालुद्दीन बेहजाद। अब ये पूछ ले कहाँ का चित्रकार था, तो समरकंद हेरात का चित्रकार था। किसके समय में इसने काम किया है?
तो जब हम मुगल शैली पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाबर के समय में ये काम करता है, इसे बाबर ले आए थे। लेकिन तब तक ये किसका दरबारी चित्रकार था? तो मिर्जा हुसैन बेगरा का दरबारी चित्रकार था। कितने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आप देखिए। कमालुद्दीन बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? आप बता देंगे, समरकंद हेरात से संबंधित था। किसका दरबारी चित्रकार था? मिर्जा हुसैन बेगरा का दरबारी चित्रकार था। कौन उसे भारत ले आया था? तो बाबर भारत ले आया था, और बाबरनामा में कई बार इसका उल्लेख किया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? राफेल का नाम आप लोगों को याद होगा, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। तीन चित्रकार ये जो थे आपके, ये उच्च पुनरुत्थान काल के इटली के चित्रकार थे, जो इटली की सर्वश्रेष्ठ कला जहां पर मानी जाती है उच्च पुनरुत्थान काल में। तो उस समय राफेल काम कर रहा था, तीसरा चित्रकार जो सबसे इंपॉर्टेंट, उससे तुलना पूर्व के राफेल की। अब वो राफेल पश्चिम का था क्योंकि पाश्चात्य कला में आता है, ये इसे पूर्व के राफेल की उपाधि दी गई थी। किसे? कमालुद्दीन बेहजाद को। यह भी बहुत अच्छा चित्रण करता था। इसकी प्रशंसा बाबर ने किसमें की है? तो ये भी आपको याद रखना है, बाबरनामा में की है। ठीक है, ऐसे लगता है कि बाबर ने इसके चित्रों का अध्ययन किया है। ठीक है, तो बाबरनामा में वो कहता है कि बेहजाद दाढ़ी रहित युवा चेहरे अच्छे नहीं बना पाता था, बाकी चित्रकार बहुत अच्छा था, कुछ ऐसे करके इसने इसकी व्याख्या की है। तो तीन क्वेश्चन बेहजाद से जो बनते हैं, मेन बनता है कि कहाँ का दरबारी चित्रकार था? तो समरकंद हेरात का था। किसका दरबारी था? मिर्जा हुसैन बेगरा का था। पूर्व का राफेल किसे कहा गया? बाबर, इसको आपके कमालुद्दीन बेहजाद को कहा गया। तो ये चीजें आपको ईरानी शैली की इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर जो पूछा जा सकता है वो क्या है? दूसरे नंबर पर पूछी जा सकती है ईरानी शैली की विशेषताएं, कि भाई कैसे हम पहचाने किसी भी चीज को। अलग करना या पहचानने के लिए उसकी विशेषताओं को, उसकी टेक्निक्स को देखा जाता है। तो कैसे पहचाना गया कि ये ईरानी शैली की विशेषताएं हैं या ये ईरानी शैली है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इनकी विशेषताओं को याद रखिए। सबसे पहला आता है रेखा की प्रधानता। भारतीय चित्रकला भी रेखा प्रधान है। आपसे यहाँ क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं पर पूछती हूँ, बताओ भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? भारतीय चित्रकला जब भी आप देखेंगे कि जी मैडम भारतीय चित्रकला तो रेखा प्रधान है। अजंता में आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ रेखांकन, क्योंकि भारत की शास्त्रीय कला अजंता को कहा जाता है। तो ऐसे ही ईरानी शैली भी रेखा प्रधान थी, बहुत ही कोमल रेखांकन था। क्योंकि यहाँ पर, लेकिन यहाँ केवल तब ज्यामितीय आकृतियों को बनाया जाता था, ना कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पशु पक्षियों का, मनुष्यों का अंकन ईरानी शैली में नहीं होता था। ठीक है, क्यों नहीं होता था? कि इस्लाम धर्म में जीवित चीजों का अंकन करना वर्जित था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जब ये भारत में आती है तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मिश्रण होकर यहाँ पशु पक्षी सभी का अंकन होने लगता है। ठीक है, रंग योजना कैसी थी? अगला क्वेश्चन ये आता है, रंग योजना। तो सपाट व चमकीली रंग योजना थी, जहाँ छाया प्रकाश नहीं दिखाया जाता था। ईरानी शैली के चित्रों में छाया प्रकाश नहीं दिखाया जाता था, सपाट रंग भर दिए जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी बच्चे को दो चित्रण करने के लिए, तो उसको अगर बॉल में रंग भरना है तो वो सीधे ऐसे रंग भर देगा, ना कि उसमें छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास करेगा, है ना। और अगर यहीं पर कोई सिद्धहस्त चित्रकार हो, तो यहाँ पर उससे तुलना नहीं कर रही मैं, लेकिन अब सिद्धहस्त चित्रकार हो तो यहाँ पर इसका छाया प्रकाश भी दिखाएगा, इसमें उभार दिखाने का प्रयास करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ आप सोच सकते हो कि सपाट रंग योजना थी, कोई छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास नहीं था। ठीक है, चमकीले रंग लगाए जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। रंग कैसे थे? चमकीले थे। ठीक ठीक है, तो चमकीली रंग योजना थी, मतलब चमकीले रंग लगाए जाते थे और सपाट रंगों का प्रयोग किया जाता था, मतलब उभार का प्रयोग नहीं किया गया। अत्यधिक अलंकारिकता, सजावट बहुत थी। आप देखेंगे जैसे आगे चल के पिट्रा ड्यूरा स्थापत्य में देखते हैं, पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है ना। मणिरत्नों का प्रयोग करके जालीदार जो हमारी जाली बनाई जाती थी दीवालों में, वो पिट्रा ड्यूरा। अत्यधिक अलंकारिकता का कारण क्या था? जब आप देखेंगे हमारी कलाओं पर यूनानी शैली का प्रभाव हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से रेखांकन करके चीजों को बहुत महीन सजाना कहाँ की विशेषता है, ये ईरानी शैली की है। तो अलंकारिकता का बहुत ज्यादा चित्रों में प्रयोग किया गया है,
ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाए अत्यधिक अलंकारिकता कहाँ की विशेषता है, तो जी ईरानी की विशेषता है। हाशियों में चित्रण, अब तक हमने भारत में जो देखे हाशिए तो बने हुए थे, अपभ्रंश शैली में देखे हाशिए बने हुए हैं, इधर मेवाड़ शैली में भी हाशिए प्लेन रहते हैं। मुगल शैली में ईरानी शैली का प्रभाव होने के कारण जब आप देखते हैं तो वहां पर हाशिए जो है चित्रित हो जाते हैं। इसी की तरह जब आप पाल शैली में देखते तो हाशियों में चित्रण नहीं है। हमारी अजंता में भी कोई अगर चित्र में हाशिया है तो हाशियों में चित्रण नहीं। यहाँ हाशियों में चित्रण की परंपरा भारत में कहाँ से आई? ईरानी शैली से आई। हाशिए चित्र बना होता है और उसके चारों तरफ का जो बॉर्डर होता है इसे हाशिए कहते हैं। ये यहाँ पर चित्रण होता था, ठीक है, हाशियों में चित्रण होता था। पौने दो चश्म चेहरे थे। अभी हमने पूरे मध्यकाल में पौने दो चश्म चेहरे पढ़े थे, ईरानी में भी पौने दो चश्म चेहरे थे। लेकिन जब हम आते हैं मुगल और राजस्थानी में, यहाँ पर मैं इसलिए इसे डिवाइड करती चल रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मुगल और राजस्थानी में आते हैं तो कितने चश्म चेहरे हैं? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए मुगल और राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं और अगर आपने क्लास ली है तो आपका पता होगा। पर हाँ, डेली शाम को 8 बजे मैं लाइव क्लास लेती हूँ क्वेश्चंस की। इस समय पहाड़ी कला के प्रश्न चल रहे हैं और प्रागैतिहासिक काल से लेके उसमें भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं और 20 क्वेश्चन प्लस कुछ चित्रकारों के चित्र मैं पिक्चर से दिखाती हूँ, आपको विजुअलाइज कराती हूँ और उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आपको अगर उस क्लास में भी इंटरेस्ट है तो जो लोग नए हैं उनके लिए है, जो पुराने होते जानते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। और क्लास का कोई चार्ज तो होता नहीं है, आराम से ज्वाइन कीजिए और आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं ताकि वो आपको लाभ दें। और एक एक क्वेश्चन में मैं लगभग 3-3 क्वेश्चन के आंसर बताती हूँ, तो पूरा विधिवत व्याख्यायित करती हूँ। चलिए, पौने दो चश्म चेहरे हैं, ऊंचा क्षितिज है। अब जब हम यही कल क्वेश्चन करा रहे थे कांगड़ा शैली के, कांगड़ा में भी ऊंचे क्षितिज का प्रयोग है ना। यहाँ ऊंचा क्षितिज है। क्षितिज मतलब जब कोई पेंटिंग बनाते हैं आप, तो अगर उसका ये एक लाइन होती है जो उसे डिवाइड करती है क्षितिज, अगर यही पेंटिंग में यहाँ पर आप घर बना दो तो क्या होगा? यहाँ पर आपने घर बनाया, 1 मिनट, अगर पेंटिंग में आपने यहाँ घर बनाया, ठीक है, और क्षितिज वहां है, तो ये लगेगा कि घर पास है और बाकी की दूरी है, ठीक है, पहाड़ वहाड़ बनाए हैं। अगर पड़ोस में ही एक पेंटिंग यहाँ बनी है आपकी और क्षितिज रेखा यहाँ है, ठीक है, और नहीं, क्षितिज रेखा यहाँ है और यहाँ पर आपका घर बना है, तो आपका घर दूर लगेगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा बन गया, तो आपका घर जो है दूर लगेगा। तो ये जो रेखा है, ये रेखा, ये क्षितिज रेखा कहलाती है। उसमें जो है ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और होती थी ईरानी शैली में। ईरानी शैली में जो चित्र थे उन पर चित्रकार के हस्ताक्षर होते थे। ईरानी शैली के चित्रों में चित्रकार के हस्ताक्षर होते थे और चित्रकार जो है चित्रों में कविताएं या कुछ लिख देते थे। पोथी चित्रण तो हमारे यहाँ भी हुआ है कि हमारे जब अपभ्रंश शैली में चित्रण होता है तो पोथी चित्रण पाल शैली में, मान लो ये बीच में चित्र था, इधर इधर लेख लिखे थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था, चित्र में चित्र बनाते थे और मोस्टली बादल बनाकर या एक सफेद पट्टी बनाकर उस पर कविता लिखते थे और यहाँ पर अपने साइन करते थे। तो चित्र पर चित्रकार के हस्ताक्षर की परंपरा कहाँ से आती है? तो ये परंपरा भी आपकी ईरानी शैली से आती है। सूक्ष्म व नक्काशीदार भवनों का अंकन। अब इनके पास अंकन करने को रह क्या गया? पशु चित्रित नहीं करते थे, पक्षियों का चित्रण नहीं करते थे, मनुष्य को चित्रित नहीं करते थे, तो रह क्या गया? भवन निर्माण। तो अब इनके पास क्या रह गया? भवन निर्माण। तो ये भवन निर्माण में ही पूरे दिखा देते थे अपनी कलाकारी। सूक्ष्म और बहुत महीन, छोटा और नक्काशीदार अंकन जो है हमारे यहाँ मंदिरों में या हमारी इमारतों में जो आया वो आपकी ईरानी शैली से आया है, ठीक है। भवनों का अंकन चित्रों में भी अगर करते थे तो बहुत महीन रेखांकन के साथ, बहुत सूक्ष्म, हर चीज को बहुत क्लियर दिखाना, ये इनकी विशेषता थी। पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे इन्होंने बनाए नहीं थे, इस शैली में बहुत कम बनते थे, तो जो बनाए गए वो ज्यामितीय आकार में चित्रित किए जाते थे। अब ज्यामितीय आकार में कैसे? मान लीजिए ऐसे बनाया पेड़, ये बनाया और
ठीक है, मोस्टली ऐसे करके। तो ये पेड़ पौधों को ज्यामितीय आकार में अंकन की विशेषता कहाँ रही है, तो आपकी ईरानी शैली में रही है। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग ही नहीं हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि परिप्रेक्ष्य चित्र की विशेषता को बढ़ा देता है, तो इन्होंने परिप्रेक्ष्य का प्रयोग ही नहीं किया। जो बनाना है सीधे बना दिया, ना पृष्ठभूमि ना कुछ, सीधे उन्होंने चित्रित कर दिया। तो ये तो ईरानी शैली की विशेषताएं हुई। अब ईरानी शैली के मिश्रण के बाद जो हमारे यहाँ पनपती है उस शैली को देख लेते हैं। अब आप कहेंगे मैम इसके बाद तुरंत मुगल शैली क्यों नहीं पढ़ाई। देखिए, मुगल शैली में ईरानी शैली में अंतर है। मुगल शैली का जन्म जरूर ईरानी शैली के मिश्रण से हुआ, लेकिन मुगल शैली का निर्माण अकेले ईरानी से नहीं हुआ, राजस्थानी शैली से भी हुआ। अगर समय सीमा की दृष्टि से आप देखेंगे तो पहले राजस्थानी आएगी और बाद में मुगल शैली आएगी, क्योंकि ये भारत की मूल शैली थी, मेवाड़ शैली, जिसके बाद मिश्रण से, ईरानी के मिश्रण से राजस्थानी शैली का निर्माण होता है। इसलिए राजस्थानी पहले आती है और मुगल बाद में आती है। तो ये अगर आप समय के हिसाब से इसको रखना चाहेंगे, कभी भी नेट के एग्जाम में आए तो राजस्थानी पहले लगाएंगे, मुगल बाद में लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल। क्योंकि भारत में कला मध्यम पड़ चुकी थी, ईरानी शैली आती है और हमारी अपभ्रंश शैली के मिश्रण से कुछ और शैलियों को जन्म देती है। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल का आरंभ हुआ। इससे पहले का जो समय था उस समय कला मंद थी या मध्यम थी। अब इस समय क्या हुआ कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल हुआ, मतलब भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, चित्र निर्माण, हर तरीके से पुनरुत्थान हुआ। अब क्योंकि केवल एक, जब भी कोई किसी भी देश में जाता है तो अकेला व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, उसका रहन सहन, उसके विचार सब जाता है। तो ऐसे ही जब भारत में आता है बाबर, तो वो अपने साथ एक तकनीकी या उसकी रहन सहन, उसका पहनावा, उसकी साज सज्जा, हर चीज लेके आया ना, और वो मिश्रित हुई हमारी संस्कृति से, है ना। जैसे हम अंग्रेजों को देखें ना, तो उनकी संस्कृति हमारे यहाँ मिश्रित हुई, ऐसे ही मिश्रित हुई और एक नया समय आरंभ होता है जिसे कहा गया सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल। सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल, ठीक है। तो क्या कहा गया, सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल कहा गया। तो ये आपको याद रखना है। इसी समय देश में भारतीय तथा ईरानी शैलियों के मिश्रण से एक नई शैली का आरंभ हुआ। एक संपूर्ण भारत में, ठीक है, पूरे भारत में एक नई शैली का उदय होता है। किससे, ईरानी प्लस भारतीय। ठीक है, तो भारत में जो अपनी मूल शैली चल रही थी, भारतीय प्लस ईरानी, ईरानी जो अपनी मूल शैली चल रही थी, इसके मिश्रण से एक नई ही तरीके की शैली जन्म ले लेती है। और इस शैली को क्षेत्रगत विषय के आधार पर विभिन्न शैलियों में बांट दिया जाता है। क्षेत्रगत विषय के आधार पर जब आप इंडिया को देखेंगे, हमारे भारत को देखेंगे, देखिए नक्शा हो सकता है उतना बढ़िया ना बने, लेकिन समझाने भर को तो बन ही जाएगा। तो जब हम भारत को देखेंगे, काफी नक्शा बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको समझाने भर को बनाए ले रही हूँ। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं भारत की, तो ये क्षेत्रगत आधार पर इस शैली को बांटा गया। हर क्षेत्र में अपने विशेषता के आधार पर चित्रण हुआ। ठीक है, क्यों विशेषता के आधार पर चित्रण कैसे हुआ, तो जैसे राजस्थान में मान लीजिए चित्रण हो रहा है, तो वो गर्म प्रदेश है, तो वहां पर गर्म रंगों का प्रयोग हुआ। वहां के पहनावे का, वहां की वेशभूषा का प्रयोग अलग, वहां की वेशभूषा अलग थी, वहां चित्रण अलग तरीके से हुआ, है ना। इधर यहाँ मध्य भारत में और इधर हमारी दिल्ली सल्तनत में, इधर सब मुगल शैली थी, इधर अलग पहनावा था। ऊपर चले जाएंगे, पहाड़ी शैली अलग थी, दक्षिणी शैली अलग थी। तो इस आधार पर चार भागों में इसे बांटा गया। और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कैसे बांटा, क्या क्यों बांटा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, किस विषय, जो पुनरुत्थान काल की शैलियां थी उनको किस विषय के आधार पर बांटा गया, सांस्कृतिक आधार पर, चित्रण के विषय आधार पर,
क्षेत्रगत विषय के आधार पर। तो आपको याद रखना है क्षेत्रगत विषय के आधार पर इसको बांटा गया है, ये आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। क्लियर? कौन कौन सी शैलियों में बांटा गया? तो दक्षिणी शैली, ठीक है, दक्षिणी शैली जिसके केंद्र अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, है ना, वीदर बरार, तो ये आपकी दक्षिणी शैली यहाँ आपकी आ जाती है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, वीदर बरार, ये सब दक्षिणी शैली में आ गया। तो ये हो गई दक्षिणी शैली, ठीक है। फिर आती है राजस्थानी शैली, ये राजस्थान गुजरात के गुजरात में जो आपकी राजस्थान में जो शैली चली, यहाँ तो है आपका राजस्थान, यहाँ हो गई राजस्थानी शैली, ठीक है। अच्छा, राजस्थानी शैली नाम रायकृष्ण दास ने दिया था, ये भी याद रखना। अब आती है मुगल शैली, तो यार ये जो क्षेत्र है आपका इधर, तो ये मुगल शैली का क्षेत्र आ जाता है, मध्य भारत में हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर आती है पहाड़ी शैली, तो आपको हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वो हिमाचल प्रदेश आपका, और उत्तराखंड, अब उत्तर प्रदेश से अलग हो गया ना उत्तराखंड, उत्तराखंड, ये सब क्षेत्र किस में आ जाता है? तो पहाड़ी शैली में आ जाता है। 4 भागों में इसे बांट दिया गया, ठीक है, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्षिणी और मुगल, ठीक है। तो ये आपकी 4 शैलियां, आगे हम आगे की वीडियोस में एक एक शैली को पढ़ेंगे, क्योंकि इन शैलियों के केंद्र जो है बड़े कंफ्यूजन वाले रहते हैं। जैसे राजस्थानी आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, दूसरा पहाड़ी, इनमें बहुत हम हाच पाच करते हैं, है ना, सभी को बहुत कठिनाई होती है, तो इनको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी। दक्षिणी शैली के केंद्रों को मैं आपको समझा दूंगी, जितने दक्षिणी शैली के इंपॉर्टेंट केंद्र हैं, जैसे बहमनी राज्य के विघटन के बाद जो राज्य, कौन से राज्यों का निर्माण हुआ, कौन से राज्य बने और क्यों बने, ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियोस में क्लियर करूंगी। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी आपको मैं कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के विषय में बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। और मुगल शैली में आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है यहीं पर मैं बता दूं, इसमें दक्षिणी शैली में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होगा आपके बीजापुर और गोलकुंडा को, ठीक है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, अहमदनगर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बीदर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीजापुर गोलकुंडा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दक्षिणी शैली में आपको पढ़ना होगा। मैं सारी चीजें जब दक्षिणी शैली पढ़ाऊंगी तो एक्सप्लेन कर दूंगी। राजस्थानी शैली के 4 केंद्र, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, और उसमें भी बहुत सारे केंद्र है ना, तो आपको ये भी पढ़ाऊंगी मैं। राजस्थानी शैली का एक एक केंद्र एक एक वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है, और उसके उपकेंद्रों को। मुगल शैली में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 राजा जिनको याद रखना जरूरी है, वो हैं अकबर, जहांगीर और शाहजहां, क्योंकि अकबर के समय में कला का विकास होता है, जहांगीर के समय में चरम विकास होता है या कला चित्रकला का स्वर्णकाल होता है, शाहजहां के समय में आपकी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल होता है, और साहित्य का स्वर्णकाल अगर हम देखें तो अकबर के समय में होता है। तो ये सारी चीजें आपको आगे पढ़नी है। फिर पहाड़ी शैली में जब हम देखेंगे तो पहाड़ी शैली में अभी क्वेश्चन चल ही रहे हैं, और वीडियो मैं आपको दे दूंगी थ्योरिकल वीडियो, क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चन या वन लाइनर वीडियो इसलिए नहीं देती कि वन लाइनर आपको बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी, पूरे यूट्यूब पर आप खंगालेंगे बहुत सारी वन लाइनर की, इसका क्या था, इसका इस तरीके के, तो मैं क्वेश्चन ही करा देती हूँ आपको, और क्वेश्चन में आधा तो चैप्टर में बता देती हूँ। अब रह क्या गया थ्योरिकल, आपको जो नोट्स बना के रखने हैं अपने लिए, उनको प्रोवाइड कराने के लिए मैं पूरी विस्तृत वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। लेकिन विस्तृत में भी ऐसा नहीं कि आपको बाह्यात कहानी या कुछ ऐसा सुनाती हूँ, उसमें आपको वो मिलता है जो निचोड़ है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको। और अगर आप यहाँ पर हैं तो अभी आपसे क्वेश्चन है, अगर यहाँ तक आ गए हैं आपसे क्वेश्चन है कि पहाड़ी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पुस्तकें और उनके लेखक, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कला से संबंधित पुस्तकें हैं और पेपर में आती ही आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है महाभारत या भागवत पुराण। महाभारत और भागवत पुराण दोनों अलग अलग हैं, इसको लिखा वेद व्यास ने, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। मान लीजिए कृष्ण द्वैपायन आ जाए तो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो कृष्ण द्वैपायन भी इन्हें कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे रामायण,
कि लेखक कौन है, वाल्मीकि हैं। अब रामायण और रामचरितमानस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग रामायण और रामचरितमानस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं और रामायण को चतुर्विशत संहिता कहते हैं, ये भी याद रखना। अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो लिखी है चाणक्य ने, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है चाणक्य का अन्य एक नाम और क्या है, ठीक है। अगला चित्र लक्षण, जिसे लिखा नग्नजीत या भयजीत ने, उनका नाम भयजीत भी था। फिर इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किरातार्जुनीयम भारव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, अकबर के काल में इसका अनुवाद भी हुआ है, फारसी अनुवाद हुआ है ना, अयार दानिश के नाम से। तो ये याद रखना, अयार दानिश ये जो है पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, एक राजा के बालकों को शिक्षा देने हेतु इसका निर्माण किया गया था। इसमें ज्ञानवर्धक कहानियां हैं। अगला रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तुलसीदास अकबर काल में थे, ये याद रखना, अकबर के समय में तुलसीदास थे। मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट हैं। प्राण मीमांसा और काव्य मीमांसा दो पुस्तकें हैं, ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं और काव्य अलंकार के लेखक भामह हैं। तो ये थी आज की कुछ पुस्तकें। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैं पुस्तकों से ही पूछूंगी, आपको बताना है कमेंट में, देखती हूँ कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं, और फिर मैं आपको अगली वीडियो में कुछ पुस्तकें, एक पुस्तकों पर ही पूरी वीडियो दे दूंगी, लेकिन फिलहाल तो मैंने ये 14 पुस्तकें आपको दे दी हैं। आपको बताना है कि पुस्तक थ्योरी ऑफ एविटेशन किसने लिखी है। थ्योरी ऑफ एविटेशन नाम आप लोग याद रखिएगा, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी। थ्योरी ऑफ एविटेशन, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगली वीडियो लाने वाले हैं दक्षिणी शैली की। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।